नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब खुशहाल हैं और स्वस्थ हैं। आज हम एक किताब पर बात करेंगे और किताब का नाम है भुजिया बैरन्स। ये किताब क्या है, इस किताब में कौन सी जरूरी चीजें हैं, इससे आपको क्या सीख मिलेगी और अन्य कई सवाल, इनके जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जानकारी से कि ये किताब है क्या। तो भुजिया बैरन्स ये एक किताब है जिसकी लेखिका है पवित्रा कुमार, और इन्होंने ये किताब लिखी थी 2016 साल में। और ये जो किताब है, इस किताब का मुख्य जो भाग है वो है हल्दीराम बिजनेस के बारे में। हल्दीराम एक ऐसा व्यापार है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, शायद आप भी इस पे परिचित हो और कई बार आपने हल्दीराम के बहुत सारे जो व्यंजन हैं उनको चखा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मुख्य किरदार में है, जो लेखिका है। कई बार ऐसा होता है कि किताब के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके रचयिता जो हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं होती, तो ऐसा ना होने पाए। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं पवित्रा जी के बारे में। पवित्रा जी जो है, उनके पास जर्नलिज्म में यानी पत्रकारिता में डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है कार्लसन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। अब इसके साथ साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके पास काफी हद तक महारत हासिल है, और जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी था इस तरह की किताब लिखने के लिए। और उन्हें बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में लिखना, ये बेहद पसंद है। तो ये है पवित्रा जी जिन्होंने इस किताब को लिखा। ठीक है, तो आइए अब थोड़ी सी जानकारी किताब के बारे में भी इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने कहा, 2016 साल में इस किताब को लिखा गया था, और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है उन्होंने इस किताब को छापा था। और ये जो किताब है, ये दरअसल एक बिजनेस किताब है जिसको हम कहते हैं नॉन फिक्शन, यानी इसमें जो किरदार, पात्र, जगह आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, पढ़ेंगे आप, ये सारी चीजें सच हैं। तो इसमें कोई भी काल्पनिक चीजें नहीं है, सब सच्चाई है। तो इसीलिए इसको पढ़ने का मजा जो है वो काफी हद तक दुगना हो जाता है। और कई बार किताब उठाने से पहले हम देखते हैं कि भाई किताब मोटी है कि पतली है, ताकि मुझे पता चले कि मैं उसको पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो किताब है, 219 पन्ने हैं इस किताब में। लेकिन अगर एक बार आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपको एहसास नहीं होगा कि 219 पन्ने आपको पढ़ने पड़ेंगे। काफी आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एक कहानी की तरह ये किताब लिखी गई है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जानते हैं कि ये कहानी किस बारे में है और इस कहानी से क्या सीख मिलेगी। तो हल्दीराम एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को पता है, क्योंकि अगर आप भुजिया खाते हैं, सेव खाते हैं या मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए हल्दीराम ये नाम बिल्कुल नया नहीं होगा। आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, और हो सकता है कई बार आपने हल्दीराम के होटल में खाना भी खाया होगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इसलिए मशहूर है क्योंकि इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद खाने के क्षेत्र में लेकर खास तौर पे हल्दीराम एक अलग मकाम पर है। इसीलिए हल्दीराम का नाम जो है हर किसी की जुबान पर है, हर किसी के जहन में है। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनकी प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, और यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है, मेरे ख्याल से ये बस थोड़ी सी मात्रा में आपको जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स इनके होते हैं। लेकिन जिस तरह की बिकवाली इनकी है, बिक्री जिस तरह के प्रोडक्ट्स की ये करते हैं, उसमें बहुत सारे, शायद हजारों प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। तो ये सिर्फ एक झांकी है। असल पिक्चर आपको तभी दिखाई देगी जब आप हल्दीराम के किसी स्टोर में जाएं, और वहां पर आपको सही मात्रा में, सही मायनों में सारी चीजों की भरपूर जानकारी मिल पाएगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज ये जहां पर है उस मकान पर कैसे पहुंचे, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इसी लंबी कहानी को बड़ी दिलचस्पी से बयां किया है इस किताब में। तो शुरुआत हुई थी 1937 में। जी हाँ, ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1937 की ये बात है, जब ये श्रीमान जो आपके सामने इस वक्त यहाँ पर हैं, श्री गंगा भीषण अग्रवाल, इन्होंने नींव रखी थी इस बिजनेस की। लेकिन जब इस बिजनेस की नींव रखी गई थी तब ये भी सिर्फ 10-12 साल की उम्र के थे, और इन्होंने अपनी भाभी से घर में भुजिया तलना सीखा था, और सीखने के बाद उसमें महारत हासिल कर ली, और फिर इस व्यवसाय की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य के एक छोटे से शहर बीकानेर में। आज बीकानेर शायद काफी बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन उन दिनों की बात है जब इसकी शुरुआत हुई थी। और आज
उस छोटे से शहर से लेकर ये जो व्यवसाय है, ये हिंदुस्तान के हर बड़े शहर, हर छोटे शहर में आपको जरूर दिखाई देगा। इसीलिए हल्दीराम ये नाम काफी मशहूर है, नामचीन है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आज हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया के कोने कोने में लगभग 80 से ज्यादा देशों में आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। वहां पर लोग इसे बड़े चाव से पसंद करते हैं और इसका स्वाद और लुत्फ उठाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत थी, एक छोटी सी चिंगारी थी जो एक बड़ी आग में तब्दील हुई, और आज हल्दीराम का जो व्यापार है वो हजारों करोड़ों का व्यापार है। जब ये किताब लिखी गई तब बिजनेस जो था तकरीबन 5,000 करोड़ का था, लेकिन आज लगभग उससे दुगना या उससे भी ज्यादा तरक्की ये व्यापार कर चुका है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानेंगे। सबसे पहली बात कि आज जो आप व्यवसाय देखते हैं बड़ा फैला हुआ कारोबार है ये। तो ये फैला हुआ इसलिए भी है क्योंकि कुछ बातें जो थी इसमें जानबूझकर की गई कि आज भाई हमने शुरुआत की है बीकानेर से, हम दूसरे शहरों तक भी जाना चाहते हैं। तो शुरुआत बीकानेर से हुई, फिर कोलकाता, फिर नागपुर, फिर दिल्ली और फिर अन्य शहरों में भी। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो इसलिए भी हुई क्योंकि पारिवारिक मनमुटाव के कारण इस व्यवसाय का विभाजन भी हुआ। अब विभाजन के चलते हुए अलग अलग लोगों ने, परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग जगहों की बागडोर संभाली, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आप ये विभाजन यहां देख रहे हैं। ये जो विभाजन है, भौगोलिक विभाजन जिसको हम कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हल्दीराम के यूनिट्स खुले और धीरे धीरे वहां पर इन्होंने नाम कमाया और उसके साथ साथ पैसे भी कमाए। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका काफी गहरा असर हुआ हल्दीराम के पूरे व्यवसाय पर, तो वो भी हम थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम इस किताब को क्यों पढ़ें, क्या वजह इस किताब को पढ़ने की, क्या सीख मिलेगी हमको। तो जैसे मैंने कहा, इस किताब को एक कहानी की तरह लिखा गया है, जहां पर शुरुआत होती है 1937 में बीकानेर शहर के साथ, जहां पर गंगा भीषण अग्रवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। और धीरे धीरे व्यवसाय जो है बीकानेर से फिर कोलकाता पहुंचा, फिर नागपुर, फिर दिल्ली और फिर अन्य शहरों में ये कारोबार फैलता गया, फैलता गया। लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं इस व्यापार से, खास तौर पे इसलिए क्योंकि एक हिंदुस्तानी व्यापार है, एक हिंदुस्तानी व्यवसाय है। तो अगर आप भी एक हिंदुस्तानी व्यवसायिक हैं, जिनका अपना कोई व्यवसाय है जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो यहां से आपको भरपूर ढेर सारी सीख मिल सकती है। तो कौन सी चीज है जो मैंने सीखी? हो सकता है कि आप अगर ये किताब पढ़ें तो आप मुझसे और कई गुना ज्यादा इन चीजों को सीखें, लेकिन जो चीजें मुझे पसंद आई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो चीज है कि इन्होंने क्वालिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। जब कभी आप किसी चीज को बनाएं, फिर चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कोई सेवाएं हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से अपना ध्यान उसकी क्वालिटी पर दें, उसके दर्जे पर दें। और यही यहां पर हल्दीराम जी ने शुरुआत से किया था। जब उन्होंने भुजिया ये व्यवसाय शुरू किया, तब भुजिया तो सड़क पर हर कोई बेच रहा था, है ना, बहुत सारी दुकानें थी। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने इतनी महारत हासिल की जिसकी वजह से वो जानते थे कि जो मैं बेचने जा रहा हूं वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने काफी हद तक पसंद किया जो भुजिया वहां पर बेचा जा रहा था। और उसके बाद बड़ी मात्रा में लोगों ने इसकी खरीदारी शुरू की और देखते ही देखते ये व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो क्वालिटी जो है, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक बार अगर कोई चीज बेच दूं तो फिर कौन देखता है। लेकिन यहां पर हम शुरुआत से लेकर अब तक देख रहे हैं कि क्वालिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, जिसके कारण आज भी अगर आप हल्दीराम का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, फिर चाहे वो नमकीन हो या मिठाई हो, आपको ये यकीन होता है कि जो मैं खाने जा रहा हूं, हो सकता है मेरी कीमत जो है वो मैं ज्यादा अदा कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में जो चीज मुझे मिल रही है वो 100% भरोसेमंद है, और इसको मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दे सकता हूं या दे सकती हूं। तो क्वालिटी पर बहुत ज्यादा यहां पर आपको ध्यान दिया हुआ दिखेगा। और कई सारी कहानियां भी हैं इस किताब में, जिसके चलते आपको यह पता चलेगा कि कहीं भी क्वालिटी पर कभी भी किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं किया गया। ऐसा भी अक्सर हुआ कि जो सप्लाई चेन में लोग मौजूद थे, जो मान लीजिए मसाले दे रहे हैं या फिर अन्य कोई सामग्री बेच रहे हैं हल्दीराम जी को या उनके व्यवसाय को, तो अग्रवाल परिवार जो इसके पीछे की नींव है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर वो सामग्री जो इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल की जाती है वो बढ़िया दर्जे की हो, जिसके चलते जो ग्राहक है
उसे कभी भी मायूस होकर लौटना ना पड़े। तो ये चीज आपको बहुत उभर कर दिखाई देगी और नजर आएगी। दूसरी जो बेहतरीन चीज मुझे यहां पर लगी वो थी स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड स्केल फास्ट। अब इसका क्या मतलब है? यानी कोई भी बिजनेस जो है उसकी शुरुआत, अक्सर लोग शुरुआत करते वक्त ही धूमधाम से करते हैं, है ना, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी करते हैं जिससे लोग आकर्षित हों। मैं नहीं कहता इसमें कोई बुराई है, लेकिन यहां पर क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसे वक्त पर बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1937 में, जहां पर परिवार जो था काफी खुश था कि भाई जो हम कमा रहे हैं काफी आमदनी है। लेकिन हल्दीराम जी जो थे, गंगाभीषण अग्रवाल जी, वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बिजनेस बड़ा हो, बेहतर हो और हर घर में इसके बारे में लोग जाने। तो शुरुआत बहुत छोटी सी हुई, बहुत मामूली सी हुई, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सोच बड़ी थी, ये अलग अलग शहरों में ये कारोबार फैला और उसके बाद तरक्की हुई। तो बड़ा सोचना भी जरूरी है, और बड़ा सोचने के साथ साथ जब आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करें, तो उस व्यापार को आप कितनी तेजी से दुगना या तिगुना कर सकते हैं, ये भी एक सीखने लायक बात है। क्योंकि हर शहर आपके लिए एक अलग चुनौती पेश करता है, हर जगह आपके लिए नहीं होती है, वहां के लोग अलग होते हैं, ग्राहक अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है। लेकिन इसको पहचानते हुए आप अपने व्यवसाय को 300 गुना, 400 गुना, 1000 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं कम से कम वक्त में, ये भी एक सीखने लायक बात है जो आपको यहां पर जरूर नजर आएगी, आप उसको सीख पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आप इस किताब के जरिए सीख पाएंगे वो है जोखिम उठाना। अब देखिए, जोखिम उठाने का यह मतलब नहीं है कि हम आंख मूंद कर जो अपना दिल कहे सब कुछ करते जाएं, लेकिन जोखिम उठाने का मतलब यह है कि हम संभल कर कदम रखें, लेकिन थोड़ी मात्रा में जहां जोखिम की जरूरत है वहां हम उससे मुंह ना मोड़े। तो जोखिम लेना, जिसको हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, एक होता है ब्लाइंड रिस्क जहां पर आप आंख मूंद कर काम करते हैं और हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि आप नाप तोल कर जोखिम उठाते हैं। तो ये नाप तोल कर जोखिम कैसे उठाएं, ये भी एक चीज है जो आपको यहां सीखने मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, जब हल्दीराम व्यवसाय नागपुर शहर पहुंचा, जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, तो उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, अभ्यास किया लोगों का कि वहां के लोगों को क्या पसंद है। तो उन्होंने देखा कि महाराष्ट्रियन जो लोग थे वो काफी जो व्यंजन पसंद करते थे उसमें ज्यादा चीजें शामिल नहीं थी। तो इस मौके को समझा गया, और इस मौके को परखने के बाद हल्दीराम व्यवसाय ने यह तय किया कि हम अलग अलग जायकेदार चीजें यहां पर प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद मिठाइयों को शामिल किया गया, और धीरे धीरे वहां के लोगों को हल्दीराम ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया, जिसकी वजह से उसकी तरक्की और तेजी से हुई। तो ये जोखिम था, लेकिन इस जोखिम को उठाना जरूरी था, वरना ये व्यापार, ये व्यवसाय उस हद तक मशहूर नहीं हो पाता। और हर शहर में आपको इसी तरह का कोई जोखिम इस किताब में पढ़ने के लिए जरूर मिलेगा। एक जो और खासियत है इस किताब में, जो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर। अब आप कहेंगे मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो बहुत ही साधारण सी चीजें हैं आज की दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम ब्रांडिंग की आज बात करें तो हर बिजनेस, हर व्यवसाय, फिर चाहे वो नुक्कड़ के गली की चाय हो या फिर बड़े शहर का कोई बड़ा सा व्यवसाय या दुकान, तो हर कोई ब्रांडिंग और मार्केटिंग में यकीन रखता है। लेकिन खासियत यह है कि इस ब्रांडिंग की ताकत को समझा गया 1970 के दशकों में, और उस वक्त अग्रवाल परिवार और हल्दीराम ब्रांड ने इस बात को समझा कि भाई भुजिया तो हर कोई बेच रहा है सड़क पर, लेकिन हमारी भुजिया अच्छी होने के बावजूद उसमें अलग क्या है, अच्छी तो हम कहते हैं। तो इसीलिए पैकेजिंग का सहारा लिया गया, पैकेजिंग पर यह जानकारी दी गई कि हम अलग हैं, हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो अलग हैं, इसमें क्या बेहतरीन चीजें हैं वगैरह वगैरह। तो लोगों के जहन में हल्दीराम ये नाम जो है पूरी तरह से बस गया। जैसे अगर हम पानी पी लें तो वो हमारे रगों में खून बनकर दौड़ने लगता है, बस ब्रांडिंग ने भी वही चमत्कार दिखाया यहाँ पर कि धीरे धीरे ब्रांडिंग के माध्यम से हल्दीराम ये नाम हर किसी के जहन में बस गया, हर किसी के खून में मिठाई की तरह, पानी की तरह घुल मिल गया। और इसीलिए आज इतने सारे व्यापारी होने के बावजूद जब हम खाने की बात करते हैं तो हल्दीराम ये नाम आज भी अलग है, मशहूर है, जिसकी नींव जो है 1970, 1980, 80 के दशक में रखी गई थी। और फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज जो उसका फायदा है, उसका मुनाफा जो है, वो बिजनेस को बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण ये बिजनेस काफी फैला हुआ है। और उन दिनों की अगर मैं बात करूं तो एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। जब हल्दीराम जी ने शुरुआत की थी, उन्होंने
नाम दिया था सेव को दुंगर सेव। अब ये दुंगर सेव क्यों नाम रखा था, क्योंकि उस वक्त जो महाराज थे वहां के, उनका नाम था श्री दुंगर। तो उनके नाम से ये सेव बेची गई, जिसकी वजह से दो चीजें हुई। एक, लोगों ने समझा कि भाई ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं वाली चीज है, बड़ी चीज है। तो उनके जहन में इसकी जो खासियत थी वो दुगनी हो गई, और इसके चलते जो कीमत थी वो दूसरे सेव के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा थी। तो देखिए उस वक्त 1937 1940 के वक्त ऐसा सोचना और उसको हकीकत में तब्दील करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये खासियत आपको इस किताब में जरूर देखने के लिए मिलेगी कि कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों के मुकाबले अलग कर सकते हैं। वरना जोखिम होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मी टू प्रोडक्ट बन के रह जाए। मी टू प्रोडक्ट क्या होता है, जो दूसरों की तरह है, बिल्कुल उन्हीं की तरह लगता है, फिर लोग आपकी चीजों को क्यों खरीदें। तो वो यहां पर चीज कतई नहीं हुई, जिसके बारे में आप खूब पढ़ेंगे यहां पर। और सब कुछ अच्छा तो नहीं होता है ना कोई चीज है जो कमी रह जाती है। तो यहां पर अग्रवाल परिवार में आप देखेंगे काफी हद तक मनमुटाव भी रहा, जिसके चलते काफी चीजें हुई। जैसे बिजनेस का बंटवारा हुआ, और आज जो है ये बिजनेस अलग अलग शहरों में फैला हुआ है। आज भी अलग अलग भाई इस व्यापार को चला रहे हैं। तो कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें शायद उतनी अच्छी नहीं हुई। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि बिजनेस का क्योंकि बंटवारा हुआ, तो बिजनेस जो है उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पाया जितनी बिजनेस की क्षमता थी। हो सकता है कि अगर आज की तारीख में सारे लोग मिलकर काम करते तो 10 गुना ज्यादा तरक्की हो पाती। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बंटवारे के बाद, हालांकि बंटवारा हुआ लेकिन ब्रांड सशक्त था, लोगों के जहन में था, तो तरक्की होने से कोई इसे रोक नहीं पाया। लेकिन इसमें सीख वाली बात यह है कि अगर हमारे पास कोई व्यवसाय है जो हम चला रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे उपरांत, हमारे बाद इस व्यवसाय की बागडोर को कौन संभालेगा, जिसको हम कहते हैं फैमिली सक्सेशन प्लानिंग। कि हमारे बाद इस बिजनेस की बागडोर किसके हाथों में होगी, क्योंकि कई बार अगर ये नहीं हो तो उसके बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव होते हैं, और आपसी रंजिश तक हो जाती है। तो ऐसा कतई ना होने पाए, तो ये एक सीख है जो आपको इस किताब से जरूर लेनी चाहिए। जब मैं इस चीज के बारे में पढ़ रहा था इस किताब में, तो मुझे काफी तकलीफ हो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, शायद ऐसा नहीं होता तो और शायद बेहतर हो पाता। लेकिन वो बहरहाल बात की बात है। एक अच्छी चीज ये भी थी कि पारिवारिक मनमुटाव होने के बावजूद अग्रवाल परिवार के काफी सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने इस मनमुटाव के होने के बावजूद बहुत सही तरीके से, बड़ी समझदारी से, समझबूझ से इस मामले को लिया, और बंटवारा जो है काफी सूझबूझ के साथ हुआ। लेकिन ये और बात है कि बाद में कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंचा, और वहां पर भी काफी झगड़े हमें नजर आते हैं। तो ये एक चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि दाग तो चांद पर भी होता है, तो इस व्यवसाय को लेकर ये एक चीज है जो आपको नजर आएगी। हो सकता है कि कई सारे व्यवसाय ऐसे भी हैं जहां पर आपसी मनमुटाव होते हैं लेकिन वो नजर नहीं आते, तो वो चीज आपको यहां पर नजर आएगी। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ये जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, इसकी तरक्की ने नए पायदान को छुआ है। तो ये चंद चीजें हैं जो आप इस किताब से जरूर सीख पाएंगे और सीख ले पाएंगे। तो बहुत सारी वजह है इस किताब को पढ़ने की। अब सवाल होगा कि भाई मैं इस किताब को क्यों पढूं और क्या वजह हो सकती है। तो किन लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए? वैसे तो सभी को पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छा होता है और उससे आपके ज्ञान में और इजाफा होता है। लेकिन 5 तरह के लोग हैं जिनको कहूंगा कि ये किताब आपको 100% पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले किस्म के लोग हैं जिनको बिजनेस में रुचि होती है, जो जानना चाहते हैं कि अलग अलग बिजनेस किस तरीके से काम करते हैं, क्या खासियत होती है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपको ये किताब भाई 100% पढ़नी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कहानियां सुनाना पसंद है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कहानी सुनाना पसंद करते हैं, तो यहां पर आपको बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी रोचक कथाएं आपको पढ़ने में मिलेंगी, जिनका स्वाद आप ले सकते हैं और इसका आनंद दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तीसरे किस्म के लोग, अगर आप मैनेजमेंट के शिक्षक हैं या फिर विद्यार्थी हैं, तब तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। और खास तौर पे अगर आपका व्यवसाय हिंदुस्तान में है, तब तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तब आप इसको जरूर
पढ़ें और इससे काफी सारी चीजें आप बटोर सकते हैं। चौथे किस्म के लोग, अगर आप कॉर्पोरेट जगत में हैं, आपको पता है बिजनेस क्या होता है, आप भी किसी बिजनेस का हिस्सा हैं, कहीं काम करते हैं, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई प्रशिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, जो दूसरों को बिजनेस के बारे में पढ़ाते हैं, कंपनियों में सिखाते हैं, तब भी आप इस किताब का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और आखिरी किस्म के लोग, अगर आपका कोई पारिवारिक व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस जिसको हम कहते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ें। और जो गलतियां यहां पर हुई, हो सकता है आप उन गलतियों को दोहराने से अपने आप को रोक लें, और ये भी सीखें कि कैसे अपने बिजनेस को 100 रुपए से 5,000 करोड़ तक और 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक ले जाएं, ताकि आपका मुनाफा जो है दिन ब दिन बढ़ता रहे। तो ये लोग हैं जो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपका नाम इन पांचों में नहीं है, तब भी आप किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, काफी रोचक किताब है और आप इसको भरपूर पसंद करेंगे। तो इस किताब के बारे में क्या कुछ कहा गया है, काफी लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। मैं खुद चाहूंगा कि ये किताब हर कोई पढ़े, लेकिन इसके अलावा द हिंदू जैसे अखबार जो है, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही प्रेरणादायी किताब है, इसको आप जरूर पढ़ें, ताकि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप अमल में ला सकते हैं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, किताब पढ़ें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और फिर मुझे बताएं कि आपने इनमें से कौन सी चीजें सीखी, कौन सी चीजें अमल में लाई, और आपको किस हद तक इस किताब से फायदा पहुंचा। आशा करता हूं कि आप इस किताब का लुत्फ उठा पाएंगे और बहुत जल्द अपनी बातें मुझ तक पहुंचाएंगे। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और वीडियो में, किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने साथियों का और दोस्तों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।